गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित है और ये आम शब्द है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया शब्द है। आप डेली सुनते होंगे न्यूज़ में भारत की जीडीपी का असर क्या हुआ, कोरोना का इस पर व्यापक असर देखने को मिलता है। शब्द है जीडीपी, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स किसी भी देश में उसकी भौगोलिक सीमा कहने का अर्थ है यहाँ पर बॉर्डर लाइन, मतलब देश से बाहर नहीं। भारत की भौगोलिक सीमा जो उसके बॉर्डर एरियाज है, जो बॉर्डर है, तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक साल मतलब एक निश्चित वर्ष, तो भारत के लिए वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से टू 31 मार्च, ये आपके लिए फाइनेंशियल या वित्तीय वर्ष है। तो ये जो एक साल का समय होता है, उस वर्ष में या उस अवधि में कुल उत्पादित वस्तुएं या अंतिम उत्पादित वस्तुएं, उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। मीन्स एक साल के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा में अंतिम उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। ठीक है, इसको इजी भाषा में समझा जाए, आसान लैंग्वेज में, तो एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है और उसका जो रिपोर्ट कार्ड हम जारी करते हैं, चाहे स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग में कर रहा है, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो है जीडीपी। मीन्स उसने अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिया, 3 महीने में सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिया, तो 3 महीने में उसका एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहा, उसका इंप्रूवमेंट कैसा रहा, क्या वो 3 महीने मार्च में जो दिया अगर उसका देन अगले जून जुलाई में दिया, इस तरह का रिजल्ट में इंप्रूवमेंट है। तो सेम उसी तरह से जीडीपी जो है एक स्केल है जिसके थ्रू हम मापते हैं कि कोई देश किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, वो विकास में किस गति से आगे बढ़ रहा है, और एक स्केल है जिससे हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं। मीन्स देश आपका स्टूडेंट है और इस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहा है, ये एक मापदंड है जीडीपी। मूल रूप से जीडीपी आम शब्दों में अगर बोला जाए तो जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खर्च करते हैं और जो हम व्यय करते हैं, उस चीज का ही आंकड़ा ये है। अगर इसको फॉर्मूले के अनुसार समझा जाए तो जीडीपी को कैसे निकाला जा सकता है, C + I + G + X - M, ये है क्या। तो C कंजप्शन है, आपको जो आप कंज्यूम करते हैं, जो उपभोग करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उपभोग करते हैं, खाते हैं। तो जैसे स्टूडेंट जो है अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो खाना खा रहा है, उस पर एक खर्च है, ट्यूशन फी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको कंज्यूम कर रहा है। साथ ही साथ उस पर इन्वेस्ट किया गया ट्यूशन फी के रूप में, उसको बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की जा रही है गार्जियन द्वारा, फादर द्वारा, तो ये एक उसका इन्वेस्टमेंट है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो पहला हो गया उपभोग, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो आप बिस्कुट खा रहे हैं, जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपका कंजप्शन हो गया। जैसे आप अगर कोई भी रूम है और उसमें रह रहे हैं तो उस रूम का कंजप्शन यूज कर रहे हैं, उस पर किराया दे रहे हैं, ये सारा आपका सी के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से आप मूल रूप से आई के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आई के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो मूल रूप से कहा जा सकता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कुछ चीजें जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो आई है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का अर्थ हो गया सरकार जो खर्च करती है, जैसे सैनिकों पर खर्च करती है, रेलवे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, या फिर आपको एजुकेशन फैसिलिटीज है, सरकारी विद्यालय है, तो गवर्नमेंट का जो खर्च है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। उपभोग, निवेश के अंतर्गत मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट का निवेश या फिर बॉन्ड नहीं आते हैं। उसी तरह से आपको सरकार द्वारा जो हम लोग को सब्सिडी दी जाती है उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो सारी चीजें इसमें आती हैं, लेकिन वही चीजें जो सरकार आपके अकाउंट में पैसा दे रही है लाभ के रूप में, वो नहीं इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। आयात और निर्यात मूल रूप से जो वैसी चीजें हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा उपभोग से ज़्यादा है, तो उनको हम दूसरे देश में भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम दूसरे देशों में भेज सकते हैं, तो वो निर्यात कहा जाता है। और दूसरे देशों से जिनकी कमी है वस्तुओं की, वो वस्तुएं अगर हम मंगा रहे हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, उसको आयात कहा जाता है। मतलब निर्यात में से आयात को जब माइनस किया जाता है
तो हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है। सिंपल और आम व्यक्ति के लिए हम कर सकते हैं कि एक रिजल्ट है, एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जिसमें यह बताया जाता है कि देश आगे क्या कर रहा है। जैसे करंट डेटा की अगर बात करें तो मूल रूप से जो संस्था है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जीडीपी कैलकुलेट करता है वो भारत की संस्था है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो भारत में जो संस्था है जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है वो उसका नाम है CSO। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग कार्यालय, जो हर साल 3-3 महीने पर, मतलब तिमाही ये जारी करती है, 3-3 महीने पर ये अपने जीडीपी आंकड़े कैलकुलेट करती है। और जब ये साल की बात करें तो 12 महीने में मतलब 4 बार ये जीडीपी के आंकड़े, और फाइनल ईयर में एक आपको फाइनल ईयर के आंकड़े ये देती है। जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है मूल रूप से 8 सेक्टर को लिया जाता है, जैसे मत्स्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं। तो 8 सेक्टर से जीडीपी का आंकड़े हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मींस उन सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ रेट देखने को मिला है साल भर के अंदर, या प्रोडक्शन किस तरह से हुआ है। जब हम करेंट जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आज के समय में हम देख रहे हैं 2020 और 21 में मार्च का जो जीडीपी था जो CSO ने कैलकुलेट करके दिया है, वो भारत का जीडीपी है आपको 1.6। ये इंप्रूवमेंट है, पिछले बार के जीडीपी कैलकुलेशन से ये थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 5.5% ये इंप्रूवमेंट है। लेकिन IMF जैसी संस्थाएं और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, इवन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस जो करंट जीडीपी है उसके बारे में अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में ये निगेटिव रेट में जा सकती है। कोरोना काल एक ऐसा काल है जिसने सारे देशों को अस्त व्यस्त करके रखा है और अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डामाडोल करके रखा है। विश्व की अगर कंपैरेटिव हम बात करें तो विश्व में नंबर 1 जीडीपी USA की है, आफ्टर उसके बाद चाइना की आती है। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट जीडीपी है आपको वर्ल्ड में। जीडीपी का असर क्या पड़ता है आम आदमी के लिए और विदेशों में इसका क्या असर है? तो जीडीपी समझिए कि एक आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। व्यक्तिगत रूप से अगर भारत की जीडीपी बहुत अच्छी है तो बाहर के उद्योगपति, बाहर के इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाना चाहेंगे। आपकी जीडीपी अगर अच्छी है तो आम आदमी की जो व्यवस्थाएं हैं, आम आदमी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज से हो रहा है। तो ये एक जीडीपी का असर पड़ता है इकोनॉमिक्स पर। मींस आपका जीडीपी अच्छा है तो एक अच्छा मैसेज है कि यहाँ सारी चीजें अच्छी चल रही हैं और बाहर के लोग या बाहर के उद्योगपति आपके देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्वतंत्र रूप से, उनको किसी तरह का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। जीडीपी अगर निगेटिव जा रही है तो इसका अर्थ है कि बहुत नुकसान होने जा रहा है, और उस समय आपके सारे जो एक्टिविटीज हैं, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, सेकेंडरी क्रियाकलाप है और टर्सरी क्रियाकलाप, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर को, तो ये सारे क्रियाकलाप जो है अस्त व्यस्त है और सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो जीडीपी का निगेटिव असर पड़ता है और एक रिपोर्ट कार्ड हम देते हैं वर्ल्ड को, या जो स्केल है उस स्केल पर हम निगेटिव मेजरमेंट में आते हैं। सीधा सा अर्थ है कि अगर जीडीपी हमारी पॉजिटिव है, हाई है, तो दिखाता है कि हम ग्रोथ रेट में अच्छे हैं। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर USA की जीडीपी, जो अमेरिका है, उसकी जीडीपी अगर सपोज 7.5 है, या इसको और थोड़ा सा इजी वे में समझाएं 1.5 है, और इंडिया की जीडीपी अगर 10.5 है, तो ऑब्वियस ये देखने में तो ये लगता है कि इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है USA से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिका जो है एक डेवलप कंट्री है, उसके पास वो सारी सुविधाएं हैं जिसके लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं, या एक जद्दोजहद अर्थव्यवस्था में कहा जा सकता है। हमारे पास अच्छे रोड नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिजली की ये सारी सुविधाएं जो है आज हम लड़ रहे हैं, और USA उसको 50 साल पहले अचीव कर चुका है। तो अगर USA एक अमीर आदमी बहुत ज़्यादा भी डेवलप नहीं कर रहा है, थोड़ा भी डेवलप कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है आगे क्यों ले जा रहा है उसको, और एक गरीब आदमी अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो ऑब्वियस वो अमीर आदमी के कंपेयर में उतना तेज से विकास नहीं कर पाएगा। तो विकसित देशों में अगर जीडीपी कम भी है, जीडीपी रेट कम भी है, तब भी वो हमसे बहुत आगे है, क्योंकि वो विकास की चरम सीमा को पार कर रहे हैं अब। और भारत जैसे विकासशील देश या गरीब देश मूल रूप से अभी भी बहुत नीचे हैं, और आवश्यकता है इकोनॉमिक्स में नई चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करने के, मतलब ओपन इकोनॉमी का असर है। तो मित्रों आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा इकोनॉमिक्स पर जरूर कमेंट करें, और अगर इसमें किसी तरह का सुधार की गुंजाइश है तो जरूर उसकी बात करें। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि डेली इसी तरह के छोटे छोटे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स
डाले जाएंगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।